वेलकम बैक। आज की हमारी क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्कॉलिमाइजेशन के बारे में। ये एक टर्म आती है आपकी जो प्रिडिकेट लॉजिक हमने लास्ट क्लास में किया था, फर्स्ट ऑर्डर प्रिडिकेट लॉजिक। तो उसी के अंदर एक टर्म आती है स्कॉलिमाइजेशन। तो कई बार एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई ये टर्म क्या होती है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसके बारे में हम जो इसके मेन मेन पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो काफ़ी जो जो मेन मेन पॉइंट्स हम केवल उन्हीं को यहाँ पे कवर करेंगे कि क्या होती है, कैसे आप इसको यूज़ करेंगे, उनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। अब सबसे पहली बात तो हमें ये समझ में आई कि जो स्कॉलिमाइजेशन है वो आपकी प्रेडिकेट लॉजिक या लॉजिक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एक टर्म है। ठीक है, सेकंड यहाँ पे देखो कि स्कॉलेमाइजेशन आप यूज़ किस लिए करते हैं? एक्चुअली में इसका यूज़ है क्या? तो ये एक ऐसी प्रोसेस है, जैसा हमने जो प्रिडिकेट लॉजिक है ना, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में हम इसको यूज़ करते हैं एंड लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में क्वांटिफायर्स भी होते हैं। 2 टाइप्स के क्वांटिफायर्स होते हैं, यूनिवर्सल एंड एक्जिस्टेंशियल। तो जो स्कॉलेमाइजेशन है ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स को रिमूव किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। तो जो आपका फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक फॉर्मूला जो आप एक अपना डेवलप करेंगे, बनाएंगे, उसके अंदर अगर आपके पास एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है और आप उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तब हम इस प्रोसेस का यूज करते हैं। तो बेसिक सी जो बात है वो आपको समझ में आई कि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स को एलिमिनेट करने के लिए स्कॉलेमाइजेशन प्रोसेस का यूज होता है एंड ये प्रोसेस फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक या फिर आप कह सकते हो प्रिडिकेट लॉजिक में यूज होती है, अप्लाई होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। जो स्कॉलेमाइजेशन प्रोसेस है इसके अंदर आपको क्वांटिफायर्स रिमूव करने हैं, तो उसके लिए आपके पास 3 मेथड्स है। 3 मेथड्स होते हैं, आप कैसे उनको एलिमिनेट करेंगे। फर्स्ट मेथड होता है कि आप एक कांस्टेंट का यूज करें। किसका कॉन्स्ट यूज करें? कांस्टेंट का यूज करें एंड जिसे हम स्कॉलम कांस्टेंट कहेंगे। कौन सा कांस्टेंट कहेंगे? स्कॉलम कांस्टेंट कहेंगे। सेकंड यहाँ पे रूल है कि आप किसी फंक्शन का यूज करें एलिमिनेट करने के लिए एंड इसे हम कहते हैं स्कॉलम फंक्शन। एंड थर्ड क्या है कि आप कांस्टेंट एंड फंक्शन दोनों का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रूल 1 है वो क्या कहता है कि कॉलम कांस्टेंट का यूज करके हम क्वांटिफायर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब ये कॉलम कांस्टेंट क्या होता है? इस कॉलम कांस्टेंट का क्या होता है कि आप कोई भी एक ऐसा सिंबल या कोई भी एक ऐसा कांस्टेंट जिससे आपने अपने एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को रिप्लेस किया है, वो कांस्टेंट कॉलम कांस्टेंट कहलाता है। एंड जिस भी आप सिंबल को यूज कर रहे हैं ना, जिस फॉर एग्जांपल आपने ए यूज किया है, तो ये आपने एक कांस्टेंट यहाँ पे यूज किया है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के लिए, उसको रिप्लेस किया है। तो ये सिंबल आपके फंक्शन में कहीं और यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेकंड बात क्या है कि जो कॉलम कांस्टेंट भी है और कॉलम फंक्शन भी है। तो कॉलम कांस्टेंट का आप कब यूज करेंगे? तो इसके लिए आप ये कंडीशन समझो कि जब आपका जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है वो किसी यूनिवर्सल क्वांटिफायर वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उस टाइम पे आप इस क्वांटिफायर को कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपका एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर वेरिएबल फॉर एग्जांपल एक्स किसी भी यूनिवर्सल क्वांटिफाइड वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तब आप उसे कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। सेकंड आता है कॉलम फंक्शन। फंक्शन क्या है? तो अगर आपने अपने एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को किसी फंक्शन से रिप्लेस किया है, तो वो फंक्शन कॉलम फंक्शन कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, जो
हम यहाँ पे स्कॉलेमाइजेशन कर रहे हैं ना, तो जब आप वो स्कॉलेमाइजेशन करते हैं तो तब आपके पास जो एक्सप्रेशन आता है उसे हम स्कॉलेमाइज्ड फॉर्मूला कहते हैं। तो उस फॉर्मूले में देखो, ईच एग्जिस्टेंशियल वेरिएबल इज रिप्लेस्ड विद अ टर्म constructed using a column function, which typically takes as arguments the universal quantified variable that are in the scope of existential variable. ये कंडीशन किसकी है? कॉलम फंक्शन के लिए कंडीशन रहेगी कि इसमें आपने अपने वेरिएबल को एक टर्म से रिप्लेस कर दिया। टर्म आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि ये प्रपोजिशन है, इसके अंदर इस तरह से ये टर्म हो गई, ठीक है, ए बी यहाँ पे अब ये एक फंक्शन बन गया है। तो इसके अंदर क्या कह रहा है कि जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है टर्म है, इसके अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट क्या है? यूनिवर्सली क्वांटिफाइड वेरिएबल है, जो कि स्कोप में रहेगा किसके? एग्जिस्टेंशियल वेरिएबल के में। इसको एग्जांपल के थ्रू जल्दी समझ में आएगा, तो एग्जांपल भी हम देखेंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, कंसिडर द स्टेटमेंट देयर एग्जिस्ट अ नंबर x such that for every y x is greater than y when स्कोलेमाइज्ड, जब आप इसको स्कोलेमाइज्ड करेंगे ना, कि मीन्स की स्कोलम फंक्शन जब आप इस पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जो x है आप उसे किससे रिप्लेस कर रहे हैं? एक कॉलम फंक्शन से रिप्लेस कर रहे हैं, एंड वो कॉलम फंक्शन है आपका एफ वाई। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी वाई, तो ये आपका कॉलम फंक्शन हो जाएगा। आगे देखो, सेकंड यहाँ पे कहता है कि जो स्कॉलेमाइजेशन है प्रिजर्व्स लॉजिकल वैलिडिटी। इट मींस कि जो ओरिजिनल फॉर्मूला और जो स्कॉलेमाइज्ड जो फॉर्मूला होगा ना, लॉजिकली वो दोनों इक्विवेलेंट रहेंगे। ऐसा नहीं है कुछ नई ही चीज बन जाए, तो लॉजिकली वो इक्विवेलेंट रहेंगे, मींस कि उनकी जो आउटपुट आएगी ना वो सेम आएगी। अब रूल वन मैंने आपको बताया कि कॉलम कांस्टेंट हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब यूज करके देखो, कब यूज करोगे वो देखो। एक कंडीशन ऊपर मैंने आपको बताई, सेकंड यहाँ पे देख लो, एक और यहाँ पे केस रहेगा, इफ द लेफ्ट मोस्ट क्वांटिफायर इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर देन रिप्लेस ऑल द अकरेंस ऑफ द वेरिएबल विद द कांस्टेंट। कि जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है ना, इसके अगर सारे जितने भी एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है इसके लेफ्ट में है, सभी एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर इसके लेफ्ट में है, तो उन सबको आप एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो, एंड हर बार आपको एक न्यू कांस्टेंट यूज करना है, और वो जो कांस्टेंट है वो आपका एक्सप्रेशन में कहीं और नहीं होना चाहिए, एंड देन आप क्या करेंगे? अपने क्वांटिफायर को डिलीट कर देंगे, एंड जहां जहां पे ये जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर वाला वेरिएबल है ना, तो उस वेरिएबल की जगह आपको वो कांस्टेंट का नाम लिख देना है। एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल है सम x सम y फॉर ऑल p देन pxyz और qxy। अब यहाँ पे जितने भी एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है वो सारे लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में है, अब लेफ्ट में है तो इनको क्या कर दो? एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो। तो जैसे कि फॉर ऑल x, इसके लिए मैंने एक कांस्टेंट वर्ड यूज कर लिया है a, फॉर ऑल y के लिए मैंने यूज किया है b। अब उसके बाद क्या करना है? आपको इन क्वांटिफायर्स को डिलीट कर देना है, ये आपको अपने एक्सप्रेशन में नहीं लिखना है। आप क्या लिखेंगे? फॉर ऑल p p, अब यहाँ पे x था, x की जगह क्या आ गया है आपका? x की जगह यहाँ पे हो गया है मेरा a, y की जगह हो गया है b, देन z और q, x की जगह है a, y की जगह है b। तो ये आपका स्कॉलेमाइज्ड फॉर्म में आ गया, ठीक है। लेफ्ट में थे सारे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, उनको आपने कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया, दोनों ही कांस्टेंट डिफरेंट है a एंड b, एंड आपके एक्सप्रेशन में भी कहीं पर आपको शो नहीं हो रहे। तो इस तरह से हम कॉलम कांस्टेंट का यूज करेंगे। सेकंड आती है कॉलम फंक्शन। अब कॉलम फंक्शन आप कैसे यूज करेंगे वो देखो, ये एग्जांपल गिवन है, फॉर ऑल x फॉर ऑल y सम w फॉर ऑल z q x y w z z w x। अब यहाँ पे लेफ्ट में तो है नहीं,
अगर लेफ्ट में होता तो जो रूल 3 है ना कि आप दोनों यूज कर सकते हो, तो आप इनको फर्स्ट कॉलम कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते। अब यहाँ पे लेफ्ट में नहीं है, फॉर ऑल के बाद में आपके एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर आया है, तो हमें इसको चेंज करना है। अब यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, स्कॉलम फंक्शन का यूज करेंगे। तो स्कॉलम फंक्शन का आप यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल वाई एंड ऑल जेड एज इट इज लिखना है, देन क्यू एज इट इज रहेगा, एक्स और वाई दोनों यूनिवर्सल है तो एज इट इज रहेंगे। यहाँ पे आप यूज करेंगे कोई भी एक प्रपोजिशन ले लीजिएगा, कोई भी जो है ये पी कोई भी एक फंक्शन का नाम है, पी हो गया, आप यहाँ पे आर एस टी कोई भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, तो पी हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, एक यूनिवर्सल वेरिएबल भी यहाँ पे यूज करना है, तो वो हो गया हमारा x एंड y, क्योंकि ऊपर हमने देखा था ना यूनिवर्सल वेरिएबल भी इसमें आएगा, तो x एंड y हो गया, ये फंक्शन हो गई हमारी, ये हम यहाँ पे लिख देंगे, देन z, देन g, और w की जगह रिप्लेस कर रहे हैं, तो जब w की जगह फिर से p x y एंड देन x, और इसको हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब आपको स्कॉलम फंक्शन समझ में आया होगा, स्कॉलम फंक्शन में क्या डेफिनेशन थी देखो अभी। अब आप डेफिनेशन को फिर से रीड करिए कि व्हेन स्कॉलमाइजिंग अ फॉर्मूला ईच एग्जिस्टेंशियल वेरिएबल इज रिप्लेस्ड विद अ टर्म constructed using a column function which takes as arguments the universally quantified variables। arguments में आपको universal variable ही पास करना है, एंड कौन से वेरिएबल होंगे, दैट आर इन द स्कोप ऑफ एक्सिस्टेंशियल वेरिएबल, जो एक्सिस्टेंशियल वेरिएबल के स्कोप में रहेंगे। तो यहाँ पे हमने जो टर्म पास की है वो है आपकी पी एक्स वाई। अब पी एक्स वाई, एक्स और वाई आपके यूनिवर्सल वेरिएबल है, पी आपकी वो जो आपका फंक्शन का नेम हो जाएगा, एंड देन जहां जहां पे भी डब्ल्यू है वहां वहां पे आपको ये टर्म लिख देनी है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, फॉर ऑल एक्स सम वाई पर्सन एक्स लव्स एक्स वाई, इतना हमें समझ में आया। ये क्या कहना चाह रहा है कि फॉर एवरी पर्सन एक्स देयर एग्जिस्ट अ वाई सच दैट एक्स लव्स वाई। इसको स्कॉलेमाइज्ड फॉर्म में कैसे करेंगे, तो फॉर ऑल एक्स एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, देन यहाँ पे सम y को आपको चेंज करना है, सम y को चेंज करना है तो आपने कोई भी एक फंक्शन का नाम ले लो, पहले तो f। अब इसमें आर्ग्यूमेंट में क्या पास करोगे, यूनिवर्सल वेरिएबल। y से पहले कितने वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, तो आपने एक ही वेरिएबल यहाँ पे पास कर दिया, fx हो गया। तो y की जगह आपने क्या पास कर दिया, fx। इस y को कट कर दो, अब जहां जहां पर y है वहां वहां पे आपको fx लिख देना है, पर्सन x एरो लव्स x fx। तो ये आपकी हो गई स्कॉलेमाइज्ड फॉर्म। ठीक है, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में z होता, तो यहाँ पे हम लेफ्ट मोस्ट आपको क्वांटिफायर है, तो इसके लिए आपने एक वेरिएबल सिलेक्ट कर लिया, एक कांस्टेंट सिलेक्ट कर लिया a। तो अब ये क्या हो गई, हमने यहाँ पे कांस्टेंट का भी यूज किया है एंड फंक्शन का भी यूज किया है, तो दोनों हो गए। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे कुछ रूल्स आते हैं। रूल्स क्या है कि जब आपको स्कॉलेमाइजेशन प्रोसेस अप्लाई करनी है, तो सबसे पहले आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक को पीएनएफ में कन्वर्ट करना है, अगर वो नहीं है तो प्रीनेक्स नॉर्मल फॉर्म, पीएनएफ को फिर सीएनएफ में कन्वर्ट करना है, एंड देन उसको स्कॉलेमाइजेशन में अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम इन्हीं को देखेंगे कि कैसे पीएनएफ में कन्वर्ट करते हैं, देन पीएनएफ से सीएनएफ कैसे करते हैं। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।